नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए पर्यावरण की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पर्यावरण की सीरीज को यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आगामी एग्जाम्स में। अभी रिसेंटली एग्जाम्स जो हो रहे हैं यूजीसी नेट में, उसमें भी आपने देखा होगा, मैंने कहा था आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर ऑनलाइन होता है तो हमको पता नहीं लग पा रहा है। तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और जो जो अभी तक पता चला है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर बना है, इसको लेकर तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरिस समिट, पेरिस क्लाइमेट चेंज को लेकर बना हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हाल ही में कोप 26 उस पर भी वीडियो लिया गया था। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन को लेकर टॉपिक लिया गया था, वाटर पोल्यूशन का, तो वो हम देख लेंगे, अभी वापस देख लेंगे। ठीक है, कुछ एक फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, जैसे आईपीसीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये भी आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो जो क्वेश्चन अभी तक पता चल रहे हैं वो ये सब आए हुए हैं। ठीक है, पर हार्डली 19 से 20 लेक्चर हुए हुए हैं अभी तक। कितने लेक्चर्स हुए हैं? 19 से 20 लेक्चर हुए केवल। ठीक है, तो मतलब ये कॉमन चीजें हैं, कॉमन चीजें सब करवाते हैं, लेकिन यही है कि जितना ज्यादा आप रिविजन करते हैं, कॉमन चीजें गलत नहीं करते, उतनी ही आपकी चांसेस हाई हो जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। ठीक है, तो मेरे लास्ट टाइम के कितने हो गए, लगभग 19-20 लेक्चर्स ही हुए हैं अभी, और आधे घंटे के आसपास के होते हैं वो, 20 से 25 मिनट के, ज़्यादा नहीं होते, वो सब एमसीक्यू फॉर्म्स में है। ठीक है, सब एमसीक्यू फॉर्म में है। कुछ एक है जिसमें स्लाइड्स दी गई थी, जैसे एसडीजी वाले थे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इनको लेकर दिया गया था। 75 रामसर साइट्स है, वो भी कवर करवाई हुई है एक ही वीडियो में। ठीक है, रामसर साइट्स कवर करवाई हुई है, प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में भी एक जियो थर्मल पे भी सवाल था, तो एक जियो थर्मल वाला भी ले लेंगे, क्योंकि जियो थर्मल एनर्जी शायद अभी तक शायद कवर नहीं हुआ है। रिन्यूएबल का पार्ट है जियो थर्मल एनर्जी वाला। हाँ, मणिकर्ण वाला जरूर ले लिया था। हाँ, इसके अलावा लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, लैंडस्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भूस्खलन पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो जोशीमठ पे तो पूरा वीडियो ही ले रखा है, जोशीमठ के ऊपर तो पूरा वीडियो ले रखा है, जोशीमठ के ऊपर तो पूरा डिटेल्ड लेक्चर ले रखा है। इसके अलावा टर्की में भूकंप आया हुआ है, तुर्की में जो भूकंप आया है, ठीक है, उस पर भी पूरा डिटेल्ड लेक्चर लिया हुआ है कि क्यों आया, कैसे आया, पी वेव्स, एस वेव्स, सबके बारे में लिया हुआ है। तो यानी कि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये सभी टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स है जिनसे सवाल बन सकते हैं, मतलब बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के अच्छे से एनालिसिस के बेसिस पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए ये हो गई स्टार्टिंग की बात। अब अपन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, अभिकथन और कथन का है। ठीक है, विकल्प नहीं है, विकल्प मैं अभी बता दूंगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC प्रबल ग्रीन हाउस गैस है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या ग्रीन हाउस गैस है? पहली बात तो ठीक है, क्या ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और CFC गैसों में समताप मंडल में ओजोन को उत्प्रेरकीय ढंग से नष्ट करने की क्षमता होती है। तो ABCD ऑप्शन बना लो कि ए सही है और बी भी सही है, आर भी सही है, और दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी में बना लो कि ए और आर दोनों सही है, बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि इसका रीजन नहीं है। सी बना लो ए सही है, आर गलत है। डी बना लो ए गलत है और आर स्टेटमेंट सही है। ए स्टेटमेंट दोनों सही है और ये इसका रीजन भी सही है। रीजन भी सही है, इसका करेक्ट रीजन है कि ये इसी वजह से होता है। ठीक है, तो क्लोरो फ्लोरोकार्बन CFC क्या प्रबल ग्रीन हाउस गैस है? ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे पहले तो बताओ कि एक ग्रीन हाउस गैस है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन? ग्रीन हाउस गैस वो होती है जो गैसेस ट्रैप करती है, जो गैसेस, जो इंफ्रारेड वेव्स है सनलाइट की, उनको वापस नहीं जाने देती। उस वजह से वो एनवायरनमेंट की रेज को सूर्य की किरणों को रोक के, इंफ्रारेड वेव्स को रोक के, एनर्जी को रोक के उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है ग्रीन हाउस गैसेस। उनकी जब मात्रा बढ़ जाती है तो उससे गर्मी ज्यादा हो जाती है। तो क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन जनरल ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। क्यों? क्लोरीन के कणस जो होते हैं, क्लोरीन के हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन है, ये क्लोरीन है ना, ये ओजोन को नुकसान पहुंचाता है, ये ओजोन को तोड़ता है। ठीक है, ये ओजोन से, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ओजोन से ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ओजोन ब्रेक क्यों हो जाती है? क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीजन, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट जो सेकंड है, मतलब आर जो है, ये एकदम ठीक है कि CFC गैसों में समताप मंडल में ओजोन का उत्प्रेरकीय ढंग से नष्ट करने की क्षमता होती है, ये करेक्ट है, आर तो करेक्ट है। ठीक है,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कैसे, ये कोई ट्रैप कर रही है तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ए गलत है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, जल्दीबाजी में नहीं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन जनरल ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलो आगे आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शंस वही रहेंगे, ए सही है, आर भी सही है, और ए और आर दोनों का करेक्ट मैच है। ए सही है, आर सही है, ए गलत है। ठीक है, ये फिर क्या एक स्क्रीन में आ नहीं रहा था, इस वजह से फिर मेरे को करना नहीं पड़ा। ए सही है, आर गलत है, ए भी सही, ए गलत है, आर सही है, और ए और आर दोनों सही है, और इसका रीजन भी, ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन करेक्ट है। ठीक है, तो सभी संभावित प्रदूषक कृत्रिम रसायन होते हैं। ऑल सभी संभावित प्रदूषक कृत्रिम रसायन होते हैं। नए उभरे संदूकों में से कई को वन्य प्राणियों और मनुष्य में जैव संचयित होते हुए देखा गया है। ऑल पोटेंशियल पोल्यूटेंट्स आर सिंथेटिक, क्या सभी सिंथेटिक होते हैं? क्या नेचुरल नहीं हो सकते पोल्यूटेंट्स? ठीक है, क्या नेचुरल नहीं हो सकते? पहली बात, मैनी ऑफ द इमर्जिंग कंटेमिनेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू बायो अक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ, ये तो देखा ही है बायो अक्यूमुलेशन कैसे होता है। तो 10% के हिसाब से पहले, जैसे खेतों में से आएगी फर्टिलाइजर्स, वो पानी में चला जाएगा, पानी से मछलियों में आ जाएगा, फिर मछली से इंसान उसको कंजम्पशन करेगा, तो इंसान के में इकट्ठा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। ठीक है, जैव संचयित, बायो अक्यूमुलेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको इसी से बोलते हैं। जैसे कई बार फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं खेतों में से, बारिश के साथ वो पानी में मिक्स हो जाते हैं, वो पानी से मछलियों में आ जाते हैं, मछलियों से इंसानों में आ जाते हैं, और ये अन्य जीवों में आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन। इनको क्या बोलते हैं? बायो अक्यूमुलेशन। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन क्या फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, ऑल पोटेंशियल आर सिंथेटिक नहीं होते, कुछ कुछ नेचुरल भी होते हैं पोल्यूटेंट्स। इन जनरल जो भी पोल्यूटेंट है उसकी मात्रा अगर सीमित मात्रा से ज़्यादा होगी तो वो पोल्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। तो करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा डी, क्योंकि ए गलत है और आर सही है, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टेटमेंट गलत वन गलत है, स्टेटमेंट टू सही है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस मार्क कर दीजिएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये अपने यूजीसी नेट का। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना, एक तरफ है रोग, दूसरी तरफ है इनका तरीका। थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है तो अच्छे से पढ़ो, टाइम लो। हेजा, रोहा ट्रैकोमा, सिस्टोमियासिस, या फिर डेंगू, एडिस इजिप्टाई। स्वच्छता रखने के लिए जल का अभाव, इसमें जल से संपर्क होता है पर अंतर्ग्रहण नहीं होता, मतलब कांटेक्ट होता है बट उसका अंतर्ग्रहण नहीं होता। प्रदूषित जल का अंतर्ग्रहण, इसमें अंतर्ग्रहण हो जाता है, और परपोषी की आवश्यकता होती है, यानी कि होस्ट की एक तरीके से आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ, सोच लो, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा? जो आपको इसमें सबसे करेक्ट आ रहा हो उसको पहले उसको टिक करो कि हाँ भाई ये तो करेक्ट है, ये तो मैंने सुना है खूब। ठीक है, चलो, सफिशिएंट टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट है हेजा। हेजा मुझे पता है, हेजा किससे होता है? प्रदूषित जल का अंतर्ग्रहण। गंदे पानी के संक्रमण से हमने खूब बार पिक्चरों में भी, पुरानी मूवीज में भी देखा है कि गंदे पानी या दूषित पानी से हेजा फैलता है, हेजा रोग हो गया। तो ए का होगा थर्ड। जैसे ए का थर्ड होगा तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचा सी या डी। अब सी में या डी में से एक होगा, तो बी का फर्स्ट ऑटोमेटिकली ट्रैकोमा का फर्स्ट आ गया। स्वच्छता रखने के लिए जल का अभाव, तो ट्रैकोमा हो गया। अब बचा अपना सिस्टोमियोसिस। सिस्टोमियोसिस मेरे को इन जनरल नहीं आइडिया है, लेकिन मुझे डेंगू का आइडिया है कि डेंगू एडिस इजिप्टाई इसका, और इसमें जल से संपर्क होता है पर अंतर्गण नहीं है, सच इसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं डेंगू का। डेंगू का वाटर बॉर्न डिजीज, लेकिन डेंगू का क्या है कि परपोषी एडिस इजिप्टाई कैरियर की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ में एक वायरस जो होता है, वो जो मॉस्किटो होता है वो कैरियर होता है, वो क्या करता है, एडिस इजिप्टाइस को लेके जाता है, फ्लैवी वायरस को। तो डेंगू जो हो गया वो परपोषी की आवश्यकता रखने वाला हो गया, यानी कि डी का फोर। डी का फोर आते, डी का फोर ये रहा, इसमें नहीं है डी का फोर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, और सी का आंसर ऑटोमेटिकली सेकंड आ जाएगा कि इसमें जल से संपर्क होता है, यानी कि पानी से कांटेक्ट होता है, लेकिन उसका इनटेक नहीं होता, अंतर्ग्रहण मतलब इनटेक नहीं होता। ठीक है,
तो इस तरीके का क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। वाटर पोल्यूशन से भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये पहले भी हमने देखा था इस तरीके का क्वेश्चन, फिर रिवाइज कर लिया, तो इसका करेक्ट आंसर वापस हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें है कि ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, डी का फोर है। अगर आपको नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए और इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है नाफेड के बारे में। नाफेड किससे संबंधित है? नाफेड किससे संबंधित है? पशुपालन से संबंधित है, ईंधन की बचत से है, कृषि विपणन से, या जनजातियों के विकास से? किससे संबंधित है नाफेड? नाफेड का बहुत बार नाम सुना होगा आपने। एमएसपी वाला न्यूज खूब चला था, एमएसपी हिंट दे दिया, एमएसपी से संबंधित, ठीक है। प्रोक्योरमेंट से संबंधित, कितना कितना अन्न इकट्ठा करना है, उठाना है सेंटर राज्यों से, और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पे कभी डिटेल में वीडियो लेंगे। फार्म लॉस के ऊपर भी वीडियो लेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो नाफेड किससे संबंधित है? जो जो लोग जनजातियों से संबंधित नहीं है, ईंधन से भी संबंधित नहीं है, पशुपालन से भी जनरल संबंधित नहीं है, कृषि विपणन से, जो ग्रेन्स होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं, खाद्यान्न होता है, उनको कितना, उसको प्रोक्योरमेंट स्टेट से कितना खरीदना है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है उनका, उसकी तरह उसमें ये नाफेड जो है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन काम करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आंसर इज सी। लगभग 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 15 क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ, इजी क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आ जाओ इजी, मैं इजी भी इजी कैटेगरी में दूंगा। इको मार्क, हॉल मार्क, रैग मार्क, रग मार्क और एग मार्क, इनके डायग्राम से ही भी पूछ सकता है वो, ठीक है। इनका डायग्राम भी ध्यान रखना आप, ठीक है, किस तरीके के डायग्राम बनते हैं। जीआई टैग का किस तरीके से डायग्राम बनता है, जीआई टैग का किस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है। भौगोलिक संकेतक होता है ना जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इको मार्क, हॉल मार्क, रग मार्क, एग मार्क, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, इतना जरूर पता है हॉल मार्क बहुत बार सुना है, सोना चांदी में हॉल मार्क वाला निशान देखें, ये बहुत ऐड आते रहते हैं टीवी में, इसको जागरूक बने, सजग बने, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस वाले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले खूब ऐड बनाते हैं। तो हॉलमार्क का हो गया ये थ्री, ठीक है। हॉलमार्क का हो गया स्वर्ण आभूषण, तो बी का हो गया थ्री। बी का थ्री मतलब बी का थ्री इधर है, बी का थ्री इधर है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मैं इसको इसलिए क्रॉस कर देता हूँ ताकि गलती भी ना हो, ठीक है। अब आ जाओ इको मार्क। इको मतलब इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण से संबंधित, सिंपल, पारिस्थितिक, पर्यावरण से संबंधित। तो इसमें कौन सा आ रहा है? इको में तो कुछ बैठ ही नहीं रहा। चलो एग मार्क पे आ जाओ, एग मार्क पे आ जाओ, बैठाओ वापस। फर्स्ट ऑफ ऑल इको मार्क और एग मार्क में, एग मार्क है अपना कृषि, एग मार्क किससे संबंधित है? प्रोडक्ट्स, इन जनरल फूड प्रोडक्ट से होता है, फूड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित होता है एग मार्क। एग मार्क देख के हमको खाने की चीज, और उसमें भी लाल कलर का और हरा कलर का दो होता है, ताकि एक वेजिटेरियन है एक नॉन वेजिटेरियन। आपने ऐसे गोल गोल निशान देखा होगा, ठीक है, गोल गोल मार्क देखा होगा, दूध के ऊपर भी देखा होगा, दूध के पैकेट के ऊपर भी देखा होगा। तो इस पे एक लाल होता है, एक ग्रीन होता है। जो ब्रेड का पैकेट होता है उस पे आपने देखा होगा, ब्रेड का पैकेट होता है उस पे देखा होगा, ठीक है। तो फोर का आंसर फोर हो जाएगा, फोर का फोर मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा, फोर का फोर मतलब एग मार्क कृषि वस्तु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इको मार्क जो है आपका गुणवत्ता से, अब इन जनरल इकोलॉजिकल या इकोनॉमिक, तो गुणवत्ता से ही हो गया, पर्यावरण की, ठीक है। और फिर हॉलमार्क हो गया स्वर्ण आभूषण का। रग मार्क ये आपने नहीं सुना होगा तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि पर्टिकुलर ये भी पूछ सकते हैं ना, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। फिफ्थ का आंसर ए, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये जियोथर्मल साइट्स हैं, इसको लास्ट में विजिट करेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में विजिट करेंगे, एक बार क्वेश्चंस कर लें अपन, ठीक है, क्वेश्चंस कर लें एक बार, उसके बाद विजिट करेंगे। सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन पर आए। आज सारे असर्शन रीजन ज्यादा ही चल रहे हैं, बट ये सिंपल होते हैं, एक गलत होते ही तो आंसर ही आ जाता है, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन, जो जलवायु क्लाइमेट होता है उसका क्या सही सूचकांक होता है। और जल प्रिय पौधे जिनको पानी की आवश्यकता होती है, आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, क्या सही है? पहले तो ये देखो क्या सही है कि गलत है, पहले दोनों स्टेटमेंट को देखो कि सही है या गलत है। अगर जैसे ही गलत मिलता है एक, तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट करके अपना आंसर आ जाता है, अगर एक भी गलत होता है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, करेक्ट है। नेचुरल वेजिटेशन, जिस तरीके की जलवायु होगी उस तरीके से वेजिटेशन वहाँ का डेवलप होगा, ज़्यादा पानी, बारिश, सनलाइट, उसी तरीके से वहाँ के प्राकृतिक जीव बनेंगे, ठीक है।
और जल प्रिय पौधे जिनको पानी की आवश्यकता होती है, जीरोफाइट्स जिनको बोलते हैं, वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। और क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, बिल्कुल सही है। और जलप्रिय पौधे जो होते हैं वो जलवायु में, आर्द्र जलवायु में पाए जा रहे हैं, यानी कि जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जा रहे हैं, ना कि और किसी जलवायु में। इसका मतलब ये हुआ कि जलप्रिय पौधे का रीजन, मतलब ये एक रीजन बन रहा है इसका कि हाँ भाई, जहाँ पे आर्द्र भूमि है वहां पे जलप्रिय पौधे पाए जाएंगे, या जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे एपीफाइट्स पाए जाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक लंबे ट्रीज पाए जाएंगे। तो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति किस पे डिपेंड कर रही है? वहाँ की जलवायु पर। और उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने समझा दिया है कि हाँ भाई सही है। तो दोनों ही सही है, तो पहले तो ये हटा दो। जैसे ही दोनों सही है तो इनको तो काटो। अब इनमें से तो ये इसका सही स्पष्टीकरण है, तो ये इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसका सही स्पष्टीकरण है कि हाँ भाई ठीक है, आदर्श जलवायु में पाए जाते हैं। सिक्स का ए। सेवंथ आ गया ना, इको मार्क आ गया। ठीक है। ठीक है। इको मार्क, इको मार्क, इकोनॉमिक मार्क, इको मार्क, इकोलॉजिक मार्क। तो शुद्ध एवं मिलावट रही तो ये तो जनरल एग मार्क हो जाएगा। ठीक है, एग मार्क हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण को प्रोटीन समृद्ध हो, प्रोटीन समृद्ध का तो हमने कोई देखा ही नहीं इस सच। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, इको मार्क। ठीक है। तो ये इसका इकोलॉजिकल मार्क या पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल पर्यावरण से संबंधित है, तो इसलिए पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण हो, इकोलॉजिकल मार्क, इको मार्क। तो इसका करेक्ट आंसर बी। सिंपल है सर, पीछे भी देख लिया था। 8वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? कौन सा पर्यावरण संतुलन, एनवायरमेंट या इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस संबंधित है? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति। ठीक है, किससे संबंधित है? तो वन नीति और पर्यावरण नीति तो होगी होगी। ठीक है, पर्यावरण और वन तो होगी होगी, तो वन और टू तो होंगे ही होंगे। 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 अब अपना खेल सारा बचता है ये 1 2 3 और उपयोग सभी, ये तो। अच्छा, चौथा नंबर का शिक्षा नीति। ओके ओके। हाँ, पर्यावरण संतुलन, अब ये अपने को देखना है। तो ये एक थोड़ा व्यापक क्वेश्चन है, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है। पर्यावरण संतुलन तो अब शिक्षा नीति पे भी डिपेंड करेगा, शिक्षा नीति पे भी डिपेंड करेगा और औद्योगिक नीति पे भी, क्योंकि एक तरफ पर्यावरण है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज है। जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी उतनी ज्यादा पर्यावरण को तो नुकसान होगा ही। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, जो कि दोनों को बैलेंस करने की बात करता है। सतत विकास जो है दोनों को बैलेंस करने की बात करता है। थोड़ा ये व्यापक क्वेश्चन है, व्यापक सोचना है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। कहीं ना कहीं शिक्षा नीति हमारी इस तरीके से होनी चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जितनी औद्योगिक, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेगी, आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, वहाँ पे पेड़ों की कटाई और ये सब होना स्वाभाविक है, पोल्यूशन होना स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ करेक्ट। नाइन्थ का, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये आप बताइए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। ग्रीन पीस का कहाँ पे है? ग्रीन पीस का कहाँ पे है? ग्रीन पीस का कहाँ पे है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ठीक है। हेडक्वार्टर्स इन जनरल पूछ लेते हैं, आईयूसीएन, यूएस। ठीक है। तो आईयूसीएन का कहाँ था? रेड लिस्ट निकालता है तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इसका कहाँ पे ग्रीन पीस का? एम्स्टरडेम, कैनबरा, ओटावा या नागासाकी? तो इसका करेक्ट आंसर है एम्स्टरडेम। ठीक है। नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, एम्स्टरडेम में, एम्स्टरडेम नीदरलैंड्स में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। ठीक है, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है? यहाँ पे। 10th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड प्रोग्राम। तो इसका भी कहाँ पे है? यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बताओ, इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसको। ये गलत नहीं होना चाहिए, और ये गलत नहीं होना चाहिए, और ये गलत हो रहा है तो फिर आप इसको चेक करिए। मतलब इसको तो, ये यूनाइटेड नेशंस के तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसमें यूनाइटेड नेशंस एमिशंस प्रोग्राम, एमिशंस गैप रिपोर्ट, अडेप्शन गैप रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनईपी, तो पर्यावरण के संबंध में इसको आप मिस नहीं कर सकते। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था वैसे मिस नहीं कर सकते, पर्यावरण में आप यूएनईपी को नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसके बारे में गूगल कर लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर लीजिए, तो आपको इसके बारे में नॉलेज मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है। तो आप यूएनईपी की
एक तो हेडक्वार्टर बताएंगे मुझे, और साथ में कौन कौन से रिपोर्ट्स निकालता है पर्यावरण से संबंधित वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये दो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा 10th नंबर के क्वेश्चन को। 11th पे आ जाओ। धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि का अर्थ है, धारणीय कृषि क्या होता है, ठीक है। भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। विश्व व्यापार संगठन के मानों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात पर कर सकना, ठीक है, निर्यात और आयात करना। विश्व व्यापार, क्या आत्मनिर्भरता धारणीय कृषि है कि कृषि प्रयोग हेतु अप्रयोग भूमि को प्रयोजन में लाना, तो धारणीय कृषि इनमें से किसका है, ठीक है। धारणीय कृषि कौन सा है, धारणीय कृषि कौन सा है, इसमें से सोचिए, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इसमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो एनसीईआरटी में किसको मानने वाला है, सस्टेनेबल को धारणीय। सस्टेनेबल को भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बना रहा है। विश्व व्यापार संगठन का मानव के अंतर्गत कृषि निर्यात ज्यादा नहीं है, आत्मनिर्भरता ऐसा कुछ नहीं है। कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना, तो रिक्लेमेशन होता है, तो ये भी नहीं है, तो लैंड रिजुवनेशन या रिक्लेमेशन होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इन जनरल सस्टेनेबल होता है कि आप उसका नुकसान ना पहुंचे या फ्यूचर जनरेशन के लिए उसका नुकसान ना हो, तो वो होती है आपकी धारणीय कृषि, ठीक है। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 12th नंबर के क्वेश्चन पर आ जाओ। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन या उपयोग सभी। तो पर्यावरण अपकर्ष का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा सोचिए, ये भी डेफिनेशन का और एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। 20 सेकंड दूंगा। चलो बताओ, थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ठीक है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी ठीक है। अगेंस्ट द नेचर, पारिस्थितिक विभिन्नता से परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये भी ठीक है। उपयोग सभी, जब तक ये ठीक है, मतलब जहां तक व्यापक सवाल है, थोड़ा वाइडर व्यापक तरीके से पूछ रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। पर्यावरण अपकर्ष किसको कह रहे हैं, तो इन जनरल ये सभी पॉइंट्स इसमें काउंट होंगे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। जिन्होंने डी मार्क किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान रखें। 13th क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं, उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र डाइऑक्साइड जोड़ती है। कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 साइकिल का पार्ट है, साइकिल्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इन जनरल नाइट्रोजन साइकिल हो गई, ये सल्फर सल्फर की तो है नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड वाली नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल और ये कार्बन साइकिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कार्बन साइकिल में कौन कौन से इसमें जुड़ रहे हैं आपको ये बताना, ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में काम आता है, श्वसन सांस लेने में, कार्बन डाइऑक्साइड इन डाउट, जैव पदार्थों का अपक्षय, ठीक है, और ज्वालामुखी क्रियाएं, तो इन जनरली सारी ही क्रियाएं हैं इसमें काम आ रही है, तो नो डाउट 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। वन इसलिए इंक्लूड हो रहा है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस इसी की मदद से करते हैं। खाने का जो बनाते हैं वो सूर्य की ऊर्जा से ही बनाते हैं, वहां से ही कार्बन का जनरेशन होता है, ठीक है। चलिए 14th क्वेश्चन, ओजोन परत संरक्षण दिवस, इजी है। ओजोन डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है, ये थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ओजोन डे। 5 जून, 16 सितंबर, 23 मार्च, 21 अप्रैल। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आता है तो डायरेक्ट, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। आपको एक क्वेश्चन अभी तक दे रखा है मैंने, यूएनईपी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन करना है, हेडक्वार्टर के बारे में, ठीक है। उसका मैंने आंसर नहीं बताया आपको, कि कुछ एक्सरसाइज आप खुद से करो। करेक्ट आंसर 16 दिसंबर है, ठीक है। 16 दिसंबर आपकी ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध, फिर प्रोटोकॉल का संबंध, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, हिंट दे दूं, पहले ऑप्शंस रीड करूं। जैव सुरक्षा समझौता, प्रदूषण
ओजोन क्षरण, जलवायु परिवर्तन। हिंट दे दूं? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कवर करता है ये। लिविंग जैविक जीवित, मॉडिफाइड यानी कि संशोधित, ऑर्गेनिज्म के ट्रेड ट्रांसफर उसको बैन करता है ये, उसको रेगुलेट करता है एलएमओ, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को। तो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जैव आ रहे हैं, कार्टेशियन प्रोटोकॉल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, ओजोन से संबंधित नहीं है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है, जैव सुरक्षा से संबंधित। ये गलत हो रहा है तो रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल्स का वीडियो अलग से यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 20-30 मिनट का है, पूरे प्रोटोकॉल कवर करे हुए हैं, 20 से 30 मिनट में सारे प्रोटोकॉल्स कवर किए हुए इंपॉर्टेंट आपको। तो आपको वहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा और किस तरीके से पहले कौन सा आया फिर कौन सा आया, उस ऑर्डर में भी अरेंज कराया हुआ है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कौन सा कब कब से लास्ट आया था। ठीक है, अब एक अपन ने जो जियो थर्मल वाला स्लाइड देख ली थी, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपके 13 में से 15 का टारगेट सही होना चाहिए था आज का, क्योंकि आज इजी क्वेश्चन है, अब ज़्यादातर इजी क्वेश्चन हो रहे हैं, रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। और एक जियो थर्मल वाली जो स्लाइड्स है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो देख लो। एक तो मणिकरण, बहुत नाम सुना होगा आपने, हिमाचल में है मणिकरण, बहुत ही अच्छी जगह है। मैं तो बीटेक मेरा एनआईटी हमीरपुर हिमाचल से हुआ, मैंने 4 साल वहाँ अपने बिताए और मैंने इन प्लेसेस को विजिट किया। काफ़ी अच्छी जगह है मणिकरण, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे क्या है कि लोग बाग जो आ, खीर वगैरह बनाते हैं, गर्म चावल वो है वो उबाल लेते हैं यहाँ पे, इतना गर्म पानी आता है वहाँ पे। ठीक है, कुंड में गर्म पानी आता है, बहुत गर्म पानी आता है, उसमें आपने चावल पक जाते हैं, फिर उनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो मणिकरण अच्छी जगह है, कभी टाइम मिले एग्जाम होने के बाद तो विजिट कीजिएगा। पुग्गा भी है। ठीक है, इसी तरीके से 2-3 है। सोहाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ताता पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चला ताता पानी। ठीक है, महाराष्ट्र का ताता पानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक इसमें शायद वेस्ट बंगाल की भी थी, बकरेश्वर, वो साइड दे नहीं रखी, वेस्ट बंगाल की, बकरेश्वर, बकरेश्वर। ठीक है, तो ये जियो थर्मल से संबंधित है। सोना अपना हो गया राजस्थान में, ढोलेरा, तुवा, तुवा, तुवा और उनाई इंपॉर्टेंट है, तुवा और उनाई इंपॉर्टेंट है, तुवा और उनाई इंपॉर्टेंट है, तुवा और उनाई इंपॉर्टेंट है गुजरात में। तो ये क्या है, जियोथर्मल, अर्थ के इंटीरियर से जो हीट बनती है उसको कैप्चर करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स बनती है। ठीक है, येलो स्टोन नेशनल पार्क, जैसे आपने नाम सुना है येलो स्टोन नेशनल पार्क का, येलो स्टोन नेशनल पार्क, गीजर्स जिनको बोलते हैं, येलो स्टोन नेशनल पार्क। येलो स्टोन नेशनल पार्क के बारे में कभी वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। हर 9 मिनट में ये गर्म पानी, फव्वारे की तरह गर्म पानी इसमें निकलता है हर 9 मिनट के लिए। फेमस है ये, यूएसए में फेमस है येलोस्टोन नेशनल पार्क। उसी तरीके आप मणिकरण है, बहुत अच्छी जगह है, विजिट कीजिएगा टाइम मिलेगा जब। और ये कुछ एक कॉमन चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, जियो थर्मल से संबंधित सवाल बन सकता है। ठीक है, पोटेंशियल है, रिन्यूएबल का है, न्यू सोर्स है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।